Student, please subscribe my channel and push bell icon. By this, give respect to your Jai sir. माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड, नमस्कार। माय नेम इज JS तिवारी जय सर। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि जो है एक भी लाइन मिस ना हो आपसे, क्योंकि अगर कोई भी लाइन मिस हो गई तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लेने से सारे लेटर आपको साफ साफ दिखाई देंगे। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दीजिए, अच्छे कमेंट कर दीजिए। और जो चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं वो लाइक, शेयर और अच्छे कमेंट कर दीजिए। तो एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे। ये जो सेल्स हैं यहाँ पर, इन सब सेल्स की एनर्जी के बारे में आपको पता है। जैसे जो न्यूक्लियस के पास वाली सेल्स है इसकी एनर्जी कम होती है, उसके बाद इसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इसकी एनर्जी और ज़्यादा होती है। मीन्स आपको इतना पता है कि इधर से इधर की ओर चलेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होती है। इसका कारण भी हमने पिछले वीडियो में बताया था, फिर बता दे रहे हैं। ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस का प्रभाव इस सेल पर ज़्यादा रहेगा, जिसके वजह से इसकी एनर्जी कम रहेगी। उसके बाद इसका प्रभाव यहाँ पर घट जाएगा, यहाँ की एनर्जी और थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए कि ये टीचर हैं और ये बच्चे हैं, तो ये जो पहली लाइन वाले बच्चे बैठे हुए हैं ये टीचर से ज़्यादा डरते हैं, इसलिए बदमाशी नहीं करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे। ऐसे लगेगा कि इनके पास ताकत ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है। इस वजह से ऐसा लोग फील करेंगे कि पहली रो वाले बच्चे तो बिल्कुल बदमाशी नहीं करते, इनके पास तो कोई ताकत ही नहीं है, तो ये लो एनर्जेटिक हो गए। ऐसे ही दूसरी सेल वाले, दूसरे रो वाले बच्चे ये थोड़ा बदमाशी करेंगे, क्योंकि जान रहे हैं कि सर का जो डंडा है वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगा, सर हमें यहाँ जो है मार नहीं पाएंगे, यहाँ डरते हैं कि कहीं आगे मार पीट ना दें। तो ऐसे जो है यहाँ तक पहुँचने में जो है सर नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसलिए हम सेफ रहेंगे, इसलिए ये जो है नहीं डरते हैं उतना। लेकिन इनकी बात करें तो ये इनकी अपेक्षा और बदमाशी कर रहे हैं कि जो है यहाँ तो सर बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे, वो यहीं तक रह जाएंगे, इसलिए ये वाले और बदमाशी करते हैं। तो लोग कहते हैं कि कितनी एनर्जी है तुम्हारे पास कि तुम सुबह से बदमाशी कर रहे हो तुम लोग। तो ये वाली रो वाले ऐसे बदमाशी नहीं कर रहे हैं, इनके ऊपर इनका प्रभाव कम हो रहा है, इस वजह से ये बदमाशी कर रहे हैं। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे आप अपने माँ बाप के साथ में हैं तो आप बड़े शांत स्वभाव के, बड़े अच्छे दिखेंगे और जो है नॉर्मल बिहेव करेंगे, बिल्कुल सीधे साधे, लगेगा कि आपको कोई एनर्जी ही नहीं है, ताकत ही नहीं, बिल्कुल लूज रहेंगे। लेकिन वही जब आप उनसे दूर रहें, अकेले सड़क पर घूमें, तब आपकी जो है कैसे आप चलेंगे, किस तरह से आप देखिए इधर उधर घूमेंगे, लगेगा कितनी ताकत हो गई है, आप पूरे मार्केट में घूम डालेंगे, बहुत एनर्जी हो जाएगी। तो सीधा सीधा यही जो है एग्जाम्पल है। ये जो मैंने बोला है इसका किसी से कोई संबंध नहीं, ये केवल एक एग्जाम्पल था, ठीक है, इसको समझाने का। तो इस तरह से जो है ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस का प्रभाव यहाँ पर ज़्यादा है, इस वजह से ये लोग लो एनर्जी में रहेंगे, यहाँ पर प्रभाव कम है, इसलिए जो है ये ज़्यादा एनर्जी में, यहाँ और प्रभाव घट गया उसका, इसलिए ये और एनर्जी वाले। तो ये बात क्लियर हो गई कि सेल में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे उनकी एनर्जी जो है कम, और जो यहाँ पर हुए उनकी एनर्जी ज़्यादा। तो मीन्स यहाँ से यहाँ की ओर एनर्जी बढ़ती है। तो ये तो सेल वाला बिल्कुल क्लियर हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये कैसे क्लियर हो। आप जानते हैं जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो s ऑर्बिटल स्फेरिकल, p ऑर्बिटल डंबल शेप्ड, d ऑर्बिटल डबल डंबल शेप्ड। तो इसमें जो है जो एनर्जी है इनकी है, किसी किसी जगह पर जो है SPDF सारे लोग आ जाएंगे सेल में। यहाँ पर मान लिया कि सारे लोग 3s 3p 3d इस तरह से इसी सेल में आ गए, तो उस टाइम आपसे पूछा जाए कि इसमें p वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी कि d वाले की एनर्जी ज़्यादा होगी,
तो अब तो समझ में आया कि टॉपिक की हम लोगों को पढ़ना क्या है। हम लोगों को ये पढ़ना है कि जब ये जो है इलेक्ट्रॉन इस सेल में है यानी इक्वल 3 सेल में है और उस टाइम ऑर्बिटल बहुत सारे बन गए, s भी आया, इसमें p भी है, d भी है, माने s में भी इलेक्ट्रॉन है, p में भी इलेक्ट्रॉन है, d में भी इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये फंस गया मामला, क्या कि जब आप ये बता दोगे कि n वाली जो ये 3 नंबर की है इसकी एनर्जी जो है सबसे ज्यादा है, लेकिन तब क्वेश्चन फिर बन गया कि ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन s में है उनकी ज्यादा होगी, 3s में है उनकी ज्यादा होगी, या 3p में है उनकी ज्यादा होगी, या 3d में है उनकी ज्यादा होगी। अब बताओ, तो क्योंकि सारे लोग तो 3 में हुए, तो अब यही आ गई हेडिंग, क्या आ गई कि अब बताओ यस की एनर्जी ज्यादा कि पी की ज्यादा कि डी की ज्यादा। तो जब हम लोगों को ये टॉपिक क्लियर रहेगा एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल, तो हम लोग उस हिसाब से फट से बता देंगे कि इसमें किस वाले ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी। तो ये बात क्लियर हो गई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन n=1, n=2, n=3 ये इसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। ध्यान से देख लीजिए, अभी जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर हम तब उस टाइम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये सब चीजें थोड़ा सा दिखाने में दिक्कत होगी। अभी ध्यान से देख लीजिए, इसी को n=1 को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसे k से भी दिखाते हैं। n=2 को यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जो L है, n=3 यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है जिसे m से रिप्रेजेंट किया गया। ओके, तो इस तरह से जो है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो अभी तक आप जानते थे कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर आप बता देते थे। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यहाँ 1 आ रहा है, आपसे कोई पूछ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आपसे कोई पूछ रहा है, तो इन दोनों में अगर कहे कि बताओ n=2 की ज्यादा होगी या n=1 की ज्यादा होगी, तो आप फट से बता देंगे कि नहीं n=2 की ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर एनर्जी जो है यहाँ न्यूक्लियस से आगे की ओर बढ़ती है, तो इस आधार पर आप इसको बता लेंगे। तो ये तो था जो है आसान चीज, लेकिन अब इसमें थोड़ी सी परेशानी आपको हो रही होगी कि 3s 3p 3d में इन सब में कैसे ऑर्बिटल्स में कैसे एनर्जी बताएं। तो अभी हम आपको समझा देंगे, फिर ये आपकी प्रॉब्लम खत्म, गारंटीड। बस ये है कि आप वीडियो को ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, कट मत करिए बिल्कुल, तो आप एक एक चीज आपका क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहीं पर यानी n=1 वाले सेल में ये जो K है यहीं पर इलेक्ट्रॉन होगा। तो हाइड्रोजन एटम के लिए इलेक्ट्रॉन यहीं पर होगा, तो इसका जो एनर्जी है वो यहीं पर इसी से डिसाइड हो जाएगी। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन आगे तमाम सेल में आएंगे, तो इसलिए हमें पूरा ये डिटेल टॉपिक अच्छे से समझना पड़ेगा। अब आप देखिए, ये एनर्जी डिटरमाइंड बाई ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन। एनर्जी डिटरमाइंड बाई ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लेकिन किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए। अब यहां पर ये देखिए, ये क्या चीज है? सेम एनर्जी ऑर्बिटल को डिजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। ये नाम ध्यान रखिए, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी क्या है? सेम है, तो अगर ऑर्बिटल्स ये एनर्जी जो है इनके नाम सेम है, सारी चीजें इनमें सेम है, तो इसे बोलेंगे ये तो डिजनरेट ऑर्बिटल है। तो ये डिजनरेट ऑर्बिटल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखें, जैसे ये 1s है, 1s आपको मैं आगे पढ़ाने वाला हूं ऑफ-बाउ रूल, तो उसमें आप जान जाएंगे। ये मैं कई बार पिछले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन क्लियर आपको ऑफ-बाउ रूल में करूंगा। जैसे ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, इस तरह से है, ये ऑफ-बाउ रूल है। इस ऑफ-बाउ रूल में शुरुआत देखो कहां से होती है? 1s से होती है। तो जो 1s है वो s स्फेरिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन यहीं पर होंगे। ऐसे 2s और 2p आता है, ये 2s और 2p। s कैसा होगा? स्फेरिकल होगा। p कैसे होंगे? डंबल शेप्ड होंगे, px, py, pz। तो इस तरह से 1s से ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं 2s और 2p वाले। देखिए 1s से ज्यादा एनर्जी इनकी होती है 2s 2p वाले की, और उसके बाद 2s से ज्यादा एनर्जी वाले कौन हो जाएंगे? 3s 3p 3d। तो इस तरह से ये एनर्जी जिनकी बढ़ रही है। तो यहां पर ये फिगर आपको क्लियर हो गया। फॉर हाइड्रोजन H=1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया, और इसका इलेक्ट्रॉन यहीं पर तो रहेगा। तो जहां पर हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन रहता है न्यूक्लियस के बगल वाली सेल में,
उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। तो ये हो गया ग्राउंड स्टेट और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। ये हाइड्रोजन के लिए इतना क्लियर है आपको। अब आप थोड़ा सा देखिए कि ये जो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के बगल में ये रिंग टाइप का जो दिख रहा है, ये सेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है तो यहीं पहली सेल में हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पर रहेगा। लेकिन अगर इसको एनर्जी मिल गई तो ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाएगा। अब जरा हम एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने ये केवल एग्जाम्पल, इसका किसी से संबंध नहीं। जैसे देखिए, मैंने बोला कि इसका 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है। 10, 20, 30 है। तो इलेक्ट्रॉन अभी 10 वाले में था, कम एनर्जी वाले में था। इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाया तो 30 वाले में पहुंच गया। तो अब ये बताइए, ये जो है 10 से 30 गया तो इसने एनर्जी प्राप्त तो किया। तो इस तरह से यहाँ पर एनर्जी ये आई, और जब ये एनर्जी आई तब ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी ले करके और ये 30 वाले में चला गया। तो हाईली एनर्जेटिक, जैसे आप बहुत ज़्यादा कोई कूद उछल रहा हो तो आप कह देते हैं अरे बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कूद उछल रहे हैं। तो इस तरह से ये हो गया एक्साइटेड स्टेट। ये आपके बहुत काम आने वाला है, कई जगहों पर ये बात होगी कि ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। तो आपको क्लियर है, जब ये लोअर एनर्जी में यहाँ पर है तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट हो गया। और जब एनर्जी पा गया और ऊपर चला गया यहाँ पर हाई एनर्जी वाले में, तब ये इलेक्ट्रॉन हो गया एक्साइटेड स्टेट। तो ये ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट क्लियर कर लीजिए, बहुत जगहों पर ये टॉपिक आएगी और फिर आप जो है प्रॉब्लम होगी अगर आप ध्यान नहीं रहेगा। तो ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट आपको क्लियर हो गया क्या चीज होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है तो जहां पर वो पहुंचता है उसे एक्साइटेड स्टेट एनर्जी और ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो गया। अभी हमने बताया था कि ये सारी चीजें जो है हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करते हैं। अभी मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होने वाला है वो देखिए। तो फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम के लिए एनर्जी डिपेंड्स N एंड L। जो एनर्जी है वो N और L दो चीजों पर डिपेंड कर रही है। अब ये क्या चीज है, जैसे ये प्लस है न्यूक्लियस, अब इसके चारों ओर ये सेल हो गई तो यहाँ आप N=1 बोल दिए। ऐसे ये दूसरी सेल हो गई, N=2 बोल दिए। तो इस तरह से इनकी एनर्जी जो है ये आप ऐसे बता देते थे कि ये लोअर एनर्जी का है और ये हायर एनर्जी का है। तो अभी तक आप जो है N के आधार पर एनर्जी बता देते थे हाइड्रोजन के लिए। लेकिन अभी आप जो है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो एनर्जी है ये दो चीजों पर डिपेंड करती है, N पर भी डिपेंड करती है और L पर। N यहाँ क्या है, सेल है, और L क्या है, सब सेल है। तो जो एनर्जी है वो सेल और सब सेल दो चीजों पर डिपेंड करती है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर जो है ये दो बातें हैं जो ये कैसे क्लियर करें। वाई, बिकॉज रिपल्सन एमंग द इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में रिपल्सन होता है। इलेक्ट्रॉन अगर सेम सेल में है तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर। आप जानते हैं फिजिक्स में पढ़े थे, सेम चार्जेज रिपेल टू ईच अदर, अपोजिट चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ये जो है इन सब में क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो ये दूर भागने लगेंगे, जबकि यहाँ प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहते हैं सारे माइनस वाले हैं, तो क्यों नहीं ये दूर चले जाते हैं, ये एक दूसरे को ढकेल क्यों नहीं देते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि जो इनके रिपल्सन की ताकत है वो इसके अट्रैक्शन की ताकत से कम है। यहाँ रिपल्सन जो है लग रहा है, रिपल्सन फोर्स इनके बीच में, ये रिपल्सन फोर्स उतना जो है पावरफुल नहीं है जितना इनका अट्रैक्शन है। तो इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं, भले ही उनके बीच में रिपल्सन हो, लेकिन अट्रैक्शन इधर न्यूक्लियस का ज़्यादा पावरफुल होता है। तो बिकॉज रिपल्सन एमंग द इलेक्ट्रॉन बट टोटल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मोर। यहां पर वही चीज है कि टोटल अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज मोर देन रिपल्सन। रिपल्सन से ज्यादा है जो है अट्रैक्शन, इसी वजह से ये इलेक्ट्रॉन बंधे रहते हैं। तो ये बात क्लियर हुई मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम के लिए। जो ये है एनर्जी वो दो बातों पर डिपेंड करती है, N पर और L पर।
ये n सेल होता है और l सब सेल होता है, सेल और सब सेल पर डिपेंड करती है। अच्छा, सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये रिपेल क्यों नहीं करते हैं? इसलिए क्योंकि जो है यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जो रिपल्सन होता है इनके बीच में वो कम होता है अट्रैक्शन की अपेक्षा, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़कर चले नहीं जाते हैं। तो और आगे इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोलली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है हाइड्रोजन एटम में वो डिटरमाइन करते हैं, यहाँ सोलली लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है ओनली, केवल, बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाइड्रोजन एटम की जो एनर्जी है वो केवल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से डिटरमाइन करते हैं। ये सब चीजें समझा चुके हैं, बस केवल आपको दिखाना है एक बार। दस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल इंक्रीजेज एज फॉलोज। ये मैंने आपको दिखा दिया था, क्लियर करिए। 1s की एनर्जी कम, उससे ज्यादा 2s और 2p की। ये देखिए यहाँ पर मैंने बताया था, एक बार फिर दिखा देते हैं। ये 1s की एनर्जी कम, इससे ज्यादा 2s और 2p की, उससे ज्यादा 3s 3p और 3d की। लेकिन 3s 3p 3d की एनर्जी बराबर है, ऐसे 2s और 2p की एनर्जी बराबर है। भले ही ऑर्बिटल का शेप यहाँ चाहे जैसा है, लेकिन एनर्जी इन दोनों की बराबर है। वही चीज यहाँ पर देखिए, 1s की एनर्जी कम, उससे ज्यादा 2s और 2p की, लेकिन 2s और 2p दोनों बराबर एनर्जी में है। उससे ज्यादा 3s 3p 3d की एनर्जी, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर है। उससे ज्यादा 4s 4p 4d की एनर्जी, 4f की, लेकिन ये आपस में सब बराबर है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। एंड इज डिपिक्टेड इन फिगर 2.16 ऑल्दो द शेप ऑफ 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स आर डिफरेंट। यहाँ पर जो है एनर्जी बराबर है, लेकिन शेप इनके क्या है? डिफरेंट है। एन इलेक्ट्रॉन हैज द सेम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी है व्हेन इट इज इन द 2s ऑर्बिटल एज व्हेन इट इज प्रेजेंट इन 2p ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन चाहे 2s वाला हो चाहे 2p वाला हो, एनर्जी दोनों की सेम है क्योंकि इक्वल लगा हुआ है। द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डिजनरेट। ये भी मैं समझा चुका हूं। जिन ऑर्बिटल्स की बात करें कि एनर्जी सेम हो, उन सारे ऑर्बिटल को डिजनरेट बोलते हैं। द 1s ऑर्बिटल इन ए हाइड्रोजन एटम हैज सेड अर्लियर करिस्पॉन्ड टू द मोस्ट 1s ऑर्बिटल। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ आ जाएगा? 1s में ही आ जाएगा, पहले में ही। तो द 1s ऑर्बिटल इन ए हाइड्रोजन एटम एज सेड अर्लियर, जैसा पहले ही पता है आपको, करिस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। अब ये बताइए, 1s का इलेक्ट्रॉन है तो 1s का इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाला हुआ, तो जिसकी एनर्जी कम उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। जैसे कोई आदमी बहुत कम एनर्जी, मान कई दिन से खाना नहीं मिला हुआ है उसको, तो उसके पास बहुत कम एनर्जी होगी, तो वो एक जगह पर ही पड़ा रहेगा। तो पड़ा रहेगा तो आज जहां आपने देखा कल भी आप वहीं पर देखेंगे, तो आप उसको कह सकते हैं बड़ा स्टेबल है, यहीं रहता है हमेशा, इसकी स्टेबिलिटी ऐसी। क्यों स्टेबिलिटी उसकी है, क्यों आपको रोज वहीं मिलता है? क्योंकि उसके पास एनर्जी कम। तो एनर्जी स्टेबिलिटी का अपोजिट होता है। अगर एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम, और अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो बताइए, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन 1s में है, ठीक है, 1s में है और 1s की एनर्जी कम है, इसलिए स्टेबिलिटी ज़्यादा है। तो वही लाइन देखिए, मैच करिए कि द 1s ऑर्बिटल इन ए हाइड्रोजन एटम एज सेड अर्लियर करिस्पॉन्ड टू द मोस्ट स्टेबल कंडीशन। तो इस तरह से हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन मोस्ट स्टेबल कंडीशन में रहता है। तो मोस्ट स्टेबल कंडीशन एंड इज कॉल्ड द ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉन 1s में है जिसे ग्राउंड स्टेट में बोला गया। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन 1s में है और इसे ग्राउंड स्टेट में बोला गया। एंड एन इलेक्ट्रॉन रिसाइडिंग इन दिस ऑर्बिटल इज मोस्ट स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस।
इस ऑर्बिटल में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली माने बहुत ज़्यादा पावर से ये अट्रैक्ट किया जा रहा है न्यूक्लियस के द्वारा। जैसे देखिए बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में ही है ये इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन in the 2s 2p or higher orbital in a hydrogen atom is in excited state। ये सब दिखा चुके हैं, फिर से देख लीजिए। ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर था तो इसे ग्राउंड स्टेट बोला गया, और यही इलेक्ट्रॉन जब हाइयर में चला गया तो इसे एक्साइटेड स्टेट बोला गया। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम, मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम की जो एनर्जी है अनलाइक दैट ऑफ द हाइड्रोजन आइटम, हाइड्रोजन आइटम की तरह नहीं, डिपेंड नॉट ओनली इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर ही डिपेंड नहीं कर रही है, बट आल्सो ऑन इट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये भी मैंने दिखा दिया था कि जो मल्टी इलेक्ट्रॉन हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम की बात करें तो इनकी एनर्जी n और l दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है, सेल और सबसेल दोनों चीज़ों पर डिपेंड करती है। तो डिपेंड नॉट ओनली इट्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बट आल्सो ऑन इट्स एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल, दैट इज फॉर ए गिवन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यस पी डी एफ ऑल हैव डिफरेंट एनर्जीज। यहां पर जो यस पी डी एफ है इन सब की एनर्जी डिफरेंट है, तो ये बात भी मैंने आपको क्लियर किया था। द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जी ऑफ द सबसेल इज द म्यूचुअल रिपल्सन। ये भी मैंने बताया था कि ये एस पी डी एफ में हो। जैसे एक क्वेश्चन मैंने किया था कि अगर सेल आपको पता है, पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, ऐसे सेल आपको अगर पता है ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर सेल पता है तो सेल पता होगा तो पूछा जाएगा तो आप बता देंगे कि इस सेल का इलेक्ट्रॉन कम एनर्जी वाला होगा, इस सेल का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वाला होगा, इसका बहुत ज़्यादा वाला होगा। तो सेल पता होगा तो सेल के हिसाब से तो बता देंगे। लेकिन अगर एस पी डी एफ इसी सेल में एस पी डी एफ में है तो एनर्जी बताओ, एस की ज़्यादा होगी, पी की या डी की या एफ की, तो बताना है। तो इस तरह से जब यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की बात करें तब वहाँ पर मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए जो है यहाँ पर जो आएगा उसमें एस पी डी एफ बहुत सारे ऑर्बिटल तो बनेंगे, तो उसमें एनर्जी बताना है। तो इस कंडीशन में क्या होगा वो क्लियर करिए। ऑल हैव डिफरेंट एनर्जीज, द मेन रीजन फॉर हैविंग डिफरेंट एनर्जीज ऑफ द सबसेल इज म्यूचुअल रिपल्सन। इनके बीच में जो आपस में रिपल्सन होता है, जैसे थर्ड सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपस में रिपल्सन तो करेंगे, तो वो रिपल्सन क्या करेगा, among the electron in a multi electron atom the only electrical interaction present in hydrogen atom is the attraction between the negatively charged electron and the positively charged nucleus। आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ सेल में, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या रहेगा, रिपल्सन रहेगा। तो रिपल्सन की वजह से ये ब्रेक होने का मन करेंगे। लेकिन एक चीज ये भी देखिए, यहाँ इसकी तरफ क्या रहेगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में क्या रहेगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो ये अट्रैक्शन पावर ज्यादा होती है और ये रिपल्सन पावर कम होती है, इसी वजह से ये यहाँ पर रुके रहते हैं। अगर ये पावर ज्यादा हो जाती तो इलेक्ट्रॉन सब इसको छोड़ के चले जाते, जो कि ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से सब चले जाते तो सारा जो है ब्रह्मांड नष्ट हो जाता। तो सब कुछ उपलब्ध है, अगले दिन भी हमको पेन मिलता है, अगले दिन हमको बुक मिलती है, सारा चीज मिलता है। इसका मतलब ये नष्ट नहीं होते, इसका मतलब कि ये वाला पावर कम है और ये वाला पावर ज्यादा है। इन्हीं सब आधार पर पता लगाया जाता है। तो इस तरह से मल्टी इलेक्ट्रॉन, द ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन present in hydrogen atom is the attraction between the negatively charged electron, negatively charged electron के बीच में जो रिपल्सन देखने को मिलेगा, and the positively charged nucleus। तो यहाँ पर अगर आप अट्रैक्शन की बात करेंगे तो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन मिलेगा। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम beside the presence of attraction between the electron and nucleus there are repulsion term between every electron and other electron present in the atom। ये मैं पहले बता चुका हूं लेकिन एक बार फिर दिखा दे रहा हूं आपको कि यहां पर अट्रैक्शन कहां बन रहा है और कहां पर रिपल्सन बन रहा है।
तो जैसे ये न्यूक्लियस हुआ और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में तो अट्रैक्शन बनेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन बनेगा। ये मैं पहले ही बता चुका हूं। लेकिन ये कहाँ के लिए है? मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम के लिए, हाइड्रोजन आइटम के लिए नहीं है। मल्टी इलेक्ट्रॉन आइटम में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होता है। वही लाइन जो मैं अभी समझा चुका था वही यहाँ पर लिखी हुई है। तो thus the stability of an electron in multi electron atom is because total attractive interaction are more than the repulsive interaction। ये भी हम पीछे समझा चुके हैं कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है तो क्यों नहीं सारे इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को जो है रिपेल करके और सारा निकल जाए, सारा आइटम नष्ट हो जाए। इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का अट्रैक्शन है वो ज़्यादा पावरफुल होता है उनके बीच में रिपल्सन की अपेक्षा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधे रहते हैं। ये मैं पहले बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। आगे देखते हैं। इन जनरल द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विथ द इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल आर मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर सामान्यतः देखने वाली बात यह है कि द रिपल्सन जो किसके बीच में है? ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल, जो सबसे बाहर की सेल है उसे आउटर सेल बोलते हैं। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है विथ द इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल, यहाँ पर दो तरह का आप रिपल्सन देख रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो रिपल्सन आप ये देख रहे हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का इस इलेक्ट्रॉन से रिपल्सन, ये वाला रिपल्सन, और एक रिपल्सन और देख रहे हैं। वो क्या? ये वाले इलेक्ट्रॉन का इधर भी तो सेल है, ऐसे इधर भी तो सेल है, तो यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर आपने एक रिपल्सन ये वाला देखा और दूसरा रिपल्सन आप ये वाला देख रहे हैं। इसके बीच में ये कौन से वाले इलेक्ट्रॉन है? ये वाले इलेक्ट्रॉन है जो इसके सेल्स में है। तो एक सेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का और दूसरा एक सेल का इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल के इलेक्ट्रॉन को। अगर ये आउटर मोस्ट सेल है तो यहाँ जो है देखिए ये न्यूक्लियस है, इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। लेकिन यहाँ पर यह भी देखना है कि जितना पावर से ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को खींचा जा रहा है उतने पावर से ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं खींचा जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ढकेल भी रहा है। समझ में आ रहा होगा कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ढकेल रहा माने यहाँ रिपल्सन लग रहा है। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर इस वाले इलेक्ट्रॉन का क्या है? रिपल्सन लग रहा है। इसको बोलते हैं आउटर सेल और इसको बोलते हैं इनर सेल। तो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पर इनर सेल का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट किया जा रहा है। लेकिन इसके अट्रैक्शन में और इसके अट्रैक्शन में अंतर है। ये वाला इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली अटैच कर लिया गया और यहाँ अट्रैक्ट हो गया और यहाँ बीच में इसको कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ आने में, अट्रैक्ट होने में डिस्टरबेंस हो रहा है। किनके द्वारा? इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा। हमारे अंदर की जो इनर सेल है ये जो है सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इनर सेल वाले आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, जिससे ये कम पावर से अंदर की ओर आएगा। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है। ऑन द अदर हैंड द अट्रैक्टिव इंटरेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज Ze ऑन द न्यूक्लियस। इस लाइन को समझिए क्या कहना चाहता है। जैसे न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज 1 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज 2 प्रोटॉन, ऐसे पॉजिटिव चार्ज 3 प्रोटॉन, ऐसे यहाँ अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, उस इलेक्ट्रॉन पर जो है अट्रैक्शन पावर क्या होगी? अंदर की ओर बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अंदर प्रोटॉन बढ़ रहा है और बाहर जो इलेक्ट्रॉन है, तो जहाँ जितने ज़्यादा प्रोटॉन हो जाएंगे उतना ही पावर से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। तो इसी बात को आपने हाई स्कूल में पढ़ा था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जब पीरियोडिक टेबल में चलते हैं तो इनकी साइज क्या होती जाती है? छोटी होती जाती है।
कैसे? एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, इधर से इधर की ओर एटॉमिक नंबर बढ़ता है। ओके, तो इस तरह से यहाँ की ओर एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है न्यूक्लियस में। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ जाता है तो वो क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे अंदर की ओर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ने से। तो जब अंदर की ओर खींचेंगे तो जैसे जैसे इनका एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे अंदर न्यूक्लियस में, और जिसके वजह से ये अंदर खींचे जाएंगे, जिससे यहाँ पर लेफ्ट टू राइट चलने पर इनकी साइज छोटी होती चली जाएगी। ऐसा आप लोग पहले से जानते हो। पीरियोडिक टेबल में ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्या होगा कि साइज इनकी डिक्रीज करती जाएगी। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन है उसको Ze से, यहाँ इसके पावर को Ze से रिप्रेजेंट किया गया। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल, जो अंदर सेल का इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस द फुल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये जो है ये मैं भी समझा चुका हूं कि जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की वजह से पूरी तरह से जो है न्यूक्लियस का पावर उस पर नहीं लग पा रहा है, क्योंकि अंदर के इलेक्ट्रॉन उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इस बात को क्लियर करिए, ये मैं समझा चुका हूं सारा, लेकिन एक बार दिखा दे रहा हूं। ये न्यूक्लियस हो गया, ये इसकी पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल। इस तरह से मैंने थोड़ा सा दिखाने का बनाने का प्रयास किया है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज़ें। यहाँ न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन की बात हो रही, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से जो है यहाँ पर बहुत सारा प्रोटॉन हो गया, तो बहुत सारे यहाँ इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि Z = P = E होता है, ठीक है। तो वो दोनों बराबर होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। तो इस तरह से यहाँ बहुत सारा प्रोटॉन हो गया, यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें सिस्टम कुछ दूसरा रहेगा। क्या रहेगा? यहाँ पर जो प्रोटॉन होंगे वो इसके इलेक्ट्रॉन को बहुत पावरफुल तरीके से खींचेंगे अपनी तरफ, लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन को जब खींचेंगे तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा, यहाँ रिपल्सन देखिए, दो तरह का रिपल्सन बन रहा है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होगा, इस तरह से इनके बीच में रिपल्सन होगा। और जो यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो इन तीनों में रिपल्सन होगा। तो जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, अगर न्यूक्लियस इसको खींच रहा है अंदर की ओर, तो ये ध्यान देने वाली बात है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ढकेल भी तो रहा है। तो इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहा है बाहर की ओर, इस तरह से ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर की ओर ढकेल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो ये इनर सेल है, ये क्या है, ये इनर सेल्स हो गई और ये आउटर सेल्स हो गई। तो आउटर सेल्स में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के द्वारा जब खींचे जा रहे होंगे तब ये वाले क्या काम करेंगे, पर्दे का काम करते हैं, स्क्रीन का काम करते हैं। इसलिए इतनी पूरी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन इधर की ओर नहीं खींच पाता है न्यूक्लियस। उसका कारण समझ रहे हैं? ये जो है स्क्रीन है, समझ लीजिए एक चादर है, ये ऐसे पर्दा। तो एक पर्दा ये वाला हो गया न्यूक्लियस पर, फिर एक पर्दा ये न्यूक्लियस पर। जैसे ये समझ लीजिए, ऐसे समझिए कि एक जो है बॉल रखी हुई है यहाँ, इस बॉल को आपने एक चादर से ढक दिया, फिर इसके ऊपर ये दूसरी चादर से ढक दिया, फिर इसके ऊपर तीसरी चादर से ढक दिया, तब ये जाके जो ऊपर आई तो उसको नीचे जो इसका पावर है, इसको यहाँ तक पहुँचने के लिए इन सब से तो निपटना पड़ेगा ना। तो इसलिए जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है यहाँ वाला, इस पर जो है इसका प्रभाव इन स्क्रीन के वजह से, पर्दों की वजह से घट जा रहा, इसीलिए इसको बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये एग्जाम में पूछा जाता है स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, तो हम इसको अभी डिटेल में यही सारी चीज दिखा रहे हैं कि ये जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है जब अंदर न्यूक्लियस की तरफ खींचा जाता है तो अंदर वाले इनर सेल वाले इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं और न्यूक्लियस की पावर को बाहर के इलेक्ट्रॉन पर कम कर देते हैं। जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है ये बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए पर्दे का काम करता है, जिससे इसका पावर घट जाता है। ठीक है, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। अब मैं इन सारी चीजों को उस लाइन में क्लियर करता हूं। तो यही सारी चीजें एक बार फिर से आपको दिखा दें। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल, अभी मैंने दिखाया था कि जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन थे, द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल विल नॉट एक्सपीरियंस, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन की वजह से जो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन है वो अनुभव नहीं कर पा रहा है क्या, द फुल पॉजिटिव चार्ज
ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की पावर को बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट का है वो उसका अनुभव नहीं कर पा रहा है। क्यों? द इफेक्ट विल बी लोवर्ड ड्यू टू द पार्शियल स्क्रीनिंग, यहाँ पर स्क्रीनिंग हो गई है इसीलिए उसका इफेक्ट कम हो गया है न्यूक्लियस का बाहर के इलेक्ट्रॉन पर। आ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो न्यूक्लियस का पावर है उसको उसने स्क्रीन कर दिया, ढक दिया है, पर्दा लगा दिया। दिस इज नोन एज द शील्डिंग ऑफ द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसे शील्डिंग बोलते हैं, शील्डिंग ऑफ आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। आउटर सेल इलेक्ट्रॉन सील हो गया, उस पर पर्दा लग गया। फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से वो सील हो गया बाय द इनर सेल इलेक्ट्रॉन, इनर सेल इलेक्ट्रॉन की वजह से बाहर का इलेक्ट्रॉन सील हो गया, उस पर पर्दा लग गया। एंड द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ZEFF। ओके, तो इस तरह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है ये समझ में आया आपको। जब आप देखेंगे कि इनर सेल के इलेक्ट्रॉन ने अपनी पावर लगा करके बाहर के आउटर सेल इलेक्ट्रॉन पर क्या कर दिया, पर्दे का काम कर दिया, तो जो न्यूक्लियस का पावर बाहर के इलेक्ट्रॉन पर जाना था वो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर उतने पावर से नहीं जा सका, जिसकी वजह से उसकी पावर कम हो गई। लेकिन फिर भी जो पावर उसकी इकट्ठा हो पाई, जितने पावर से वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, वही उसका कहा गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो यहाँ एक बार और क्लियर कर लीजिए कि जो ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये इनर इलेक्ट्रॉन हुए, ये इनर इलेक्ट्रॉन, ये इनर इलेक्ट्रॉन और ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस है ये आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, लेकिन यहाँ पर ये स्क्रीन लगी हुई, पहली स्क्रीन, दूसरी स्क्रीन, ये इसको पर्दे का काम कर रही, तो इसलिए जितना यहाँ पावर है प्रोटॉन का, वो पावर से इस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पा रहा है, तो इनके वजह से इसका घट गया। तो इनके वजह से, इनके ढकेलने की वजह से इधर की ओर, रिपल्सन की वजह से इनका पावर कम हो गया, और इधर की ओर खिंचाव जो है वो, तो इन दोनों का नेट निकाला जाए कि इसका ढकेलना और इसका खींचना, तो इसका नेट पावर कितना आया। जो नेट पावर आता है उसी को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। माने कि इसका, इसके ऊपर जितना चार्ज का प्रभाव पड़ रहा है, जिस प्रभाव से ये अंदर की ओर खींचा गया, भले ही यहाँ 10 प्रोटॉन थे, यहाँ 10 प्रोटॉन थे, लेकिन पावर इसके ऊपर अगर 8 की लग रही है, 8 ही प्रोटॉन की पावर लग रही है इलेक्ट्रॉन पर, तो इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 8 ही के बराबर माना जाएगा। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जान पाए, प्रभावी नाभिकीय आवेश जितना पावरफुल इस पर लग पा रहा है वही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मीन्स जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत रह गई इसके ढकेलने के बावजूद भी, तो जो नेट चार्ज इसके ऊपर पावर लगा पा रहा है वही उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो जाएगा, जितने की पावर उस पर अनुभव हो पा रही, यही उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। डिस्पाइट द शील्डिंग ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, डिस्पाइट द शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन, आप देख रहे हैं कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को सील कर दिए, इसके बावजूद फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से, बाय द इनर सेल, इनर सेल के इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को सील कर दिया, तो इसके बावजूद भी जो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा है, द अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, वो बढ़ भी सकता है। अंदर जो ये इनर सेल इलेक्ट्रॉन है ये उसको रोक रहे हैं, उसके फोर्स को कम कर रहे हैं, किसके, न्यूक्लियस के फोर्स को, कि बाहर के इलेक्ट्रॉन पर कम फोर्स लगाइए। तो आप क्या कर सकते हैं कि अंदर के न्यूक्लियस की पावर बढ़ा सकते हैं, बढ़ भी सकता है, तो बढ़ जाएगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पर बढ़ा हुआ फोर्स लगेगा, तो वो जो है इंक्रीज कर जाएगा। तो द अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, वो बढ़ जाएगा विथ इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। अगर आप अंदर प्रोटॉन बढ़ा दीजिए तो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अंदर की ओर खींचा जाएगा ज़्यादा पावर से। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का जो इंटरेक्शन है, दैट इज ऑर्बिटल एनर्जी, जो ऑर्बिटल एनर्जी है
डिक्रीजेज वो घट जाएगी, दैट इज मोर निगेटिव वो निगेटिव हो जाएगी विथ इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। अब इस बात को यहाँ फिगर से क्लियर करिए कि जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस है, इस पर चार्ज है पॉजिटिव, और ये सब इलेक्ट्रॉन हुए, इन सब पर निगेटिव चार्ज है, ये सभी इलेक्ट्रॉन हुए, इन सब पर निगेटिव चार्ज है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर है, ये फ्री, यहाँ इलेक्ट्रॉन ये टहल रहा, तो इस जगह पर जो इलेक्ट्रॉन है फ्री स्टेट में, इसकी वैल्यू जो है ऐसा माना जाता है कि ये जो है यहाँ पर 0 आ रही है इसकी वैल्यू। अब इधर की ओर जब चलेंगे तो निगेटिव में आएगी। तो इस 0 इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाले को हम देखो नीचे ला रहे हैं, नीचे ला रहे हैं माने डिक्रीज कर रहे हैं, माने कम कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन की 0 पावर वाली एनर्जी को नीचे लाएंगे तो वो माइनस में चला जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जो फ्री स्टेट में होता है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो जब उसको सेल में लेके आएंगे इन्फाइनिटी से, तो यहाँ इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस में मिलेगी। और नीचे लाएंगे तो और डिक्रीज करेंगे और माइनस हो जाएगी, और नीचे लाएंगे और डिक्रीज करेंगे और माइनस हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसको एक तरह से लाने में समझे आप कि डिक्रीज होती है माइनस में जाती है। इसी तरह से आप दूसरे तरह से समझें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ था इस सेल में, इसको एनर्जी दिए तब तो यहाँ आएगा, तो एनर्जी लेकर के यहाँ पहुँचा, और एनर्जी हो जाएगी तो यहाँ पहुँच जाएगा, और एनर्जी हो जाएगी तो एकदम बाहर चला जाएगा। तो जो घूमता हुआ फ्री इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी 0 मानी गई है, और जब उसको नीचे लाएंगे लोअर में, कम करेंगे, यहाँ सेल में पहुंचाएंगे, तो ये एनर्जी उल्टा लेते हैं, माइनस में हो गया, फिर ये और माइनस में और माइनस में, इस तरह से एनर्जी यहाँ माइनस में हो जाएगी। वही चीज समझाया जा रहा है कि इन अदर वर्ड्स द एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन दैट इज ऑर्बिटल एनर्जी डिक्रीजेज। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, दैट इज मोर निगेटिव। अब जब डिक्रीज हो रही है तो वो धीरे धीरे मोर निगेटिव की ओर बढ़ रही है, पहले निगेटिव फिर और निगेटिव फिर और निगेटिव, माने मोर निगेटिव हो रही है विद द इंक्रीज ऑफ एटॉमिक नंबर। अब ये इससे क्या फर्क पड़ना है, जब नीचे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसका प्रोटॉन भी बढ़ेगा, अब प्रोटॉन बढ़ेगा तो उतने ज्यादा पावर से बाहर का इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर खींचा जाएगा, और जितने अंदर की ओर खींचा जाएगा उतना ही उसकी एनर्जी मोर निगेटिव होती जाएगी। ओके, बोथ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शंस डिपेंड अपॉन द सेल एंड शेप। यहाँ ध्यान देना है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरेक्शन ये डिपेंड करता है सेल पर और शेप पर। सेल समझ रहे हैं, यानी इक्वल 1 2 3 इस तरह से सेल हो गई, और शेप स्फेरिकल शेप, डम्बल शेप, स्फेरिकल एस का हो जाएगा, डम्बल पी का हो जाएगा, डबल डम्बल डी का हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है जो है इसके सेल पर और शेप पर ऑफ द ऑर्बिटल, ऑर्बिटल के शेप पर, इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो ये एनर्जी इनका अट्रैक्शन और रिपल्सन इन दो बातों पर डिपेंड करता है, सेल के जो है सेल पर डिपेंड करता है और शेप पर डिपेंड करता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब उदाहरण से देखिए, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्फेरिकल शेप्ड एस ऑर्बिटल shields the outer electron from the nucleus more effectively as compared to electron present in p orbital। इस बात को समझिए कि जो s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास होता है, और न्यूक्लियस के पास होने की वजह से वो न्यूक्लियस को सील किए रहता है ताकि p ऑर्बिटल पर कम पावर लगता है। तो यहाँ पर क्लियर करना है, ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के नज़दीक में यस, ये यस जो है न्यूक्लियस के नज़दीक में है, जो पी है वो न्यूक्लियस से दूर है। तो ये जो यस के इलेक्ट्रॉन हुए, ये यस ऑर्बिटल जो हुआ, ये बाहर के लिए सील्डिंग का ज़्यादा काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा सील्डिंग कौन दिखाता है, यस, यस सबसे ज़्यादा सील्डिंग दिखाएगा। उसके बाद में जो है ये पी का इलेक्ट्रॉन है, ये पी के इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐसे मूव करते हैं, पी का इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है। तो सबसे ज़्यादा सील्डिंग यस की, उसके बाद जो है सील्डिंग पी की आएगी, तो उसके बाद जो सील्डिंग आएगी डी की आएगी। तो बाहर के इलेक्ट्रॉन पर यस सबसे ज़्यादा सील कर रहा है, पी उससे कम सील कर रहा है, डी उससे कम सील कर रहा है। सबसे ज़्यादा सील्डिंग यस की, उससे कम सील्डिंग पी की, उससे कम सील्डिंग डी की। और ये जो है ऐसा क्यों हो पा रहा है
क्योंकि यस जो है न्यूक्लियस के नज़दीक है, न्यूक्लियस के चारों ओर ये ऐसे घेरे हुए है। पी यहाँ पर है, तो यही चीज इसमें लिखा हुआ है कि किसकी शील्डिंग यहाँ पर, अगर सेल सेम है, सेम सेल है, इसी सेल में अगर है तो इसी सेल में सेल सेम होने के बावजूद भी देखिए सब ऑर्बिटल की शील्डिंग अलग अलग है। इसमें सब ये ऑर्बिटल्स जो हैं ये अपनी अलग अलग पावर दिखाते हैं सील करने की। तो यह सबसे ज़्यादा पावरफुल तरीके से सील करता है बाहर के इलेक्ट्रॉन के लिए। पी जो है कम पावरफुल तरीके से सील कर पाता है जो है, लेकिन यस की अपेक्षा थोड़ा कम और डी से थोड़ा ज़्यादा। और डी की बात करें तो डी यस और पी से कम सील्डिंग कर पाता है। तो इस तरह से ये लाइन आपकी क्लियर हो गई। अब इस बात को एक बार फिर से देखिए, बोथ द अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इंटरेक्शन डिपेंड अपॉन द सेल एंड शेप। ये दोनों चीजें अट्रैक्टिव रिपल्सिव सेल और शेप पर डिपेंड कर रही हैं। जैसा आपने देखा शेप, यस का शेप गोल था तो वो ज़्यादा सील कर दे रहा था, और पी का शेप किस तरह से डंबल की तरह था। तो ऑफ द ऑर्बिटल इन व्हिच द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन स्फेरिकल शेप्ड यस ऑर्बिटल सील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर इफेक्टिवली। तो यस जो है बहुत पावरफुल तरीके से सील कर रहा है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल की अपेक्षा यस बहुत पावरफुल तरीके से सील कर रहा है क्योंकि वो न्यूक्लियस को पूरी तरह से घेरे हुए है। सिमिलरली इसी तरह से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, अगर इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, सील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर, ये भी सील करेगा लेकिन ये किससे ज्यादा, डी से ज्यादा, मोर देन द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। इवन दो ऑल दीज ऑर्बिटल आर प्रेजेंट इन द सेम सेल, यहां तक कि ये सारे जो है एक ही जो है सेम सेल में हैं, तब भी ये जो है जब सबकी सील्डिंग देखिए अलग अलग हुई, सबका पावर अलग अलग हुआ। फर्दर विदिन ए सेल ड्यू टू स्फेरिकल शेप, आपने देखा कि स्फेरिकल शेप, यस का कैसा शेप था, स्फेरिकल शेप, ड्यू टू स्फेरिकल शेप ऑफ यस ऑर्बिटल द यस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन स्पेंड मोर टाइम क्लोज टू द न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा टाइम न्यूक्लियस के पास किसका इलेक्ट्रॉन रहेगा, यस का, क्योंकि वो स्फेरिकल है और न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता रहेगा तो मोर टाइम देगा इन कंपेरिजन टू पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल डंबल शेप्ड होते हैं जिससे उनके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर चले जाते हैं। तो यस ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर न्यूक्लियस के पास रहता है और पी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन कम देर न्यूक्लियस के पास रहता है। इलेक्ट्रॉन व्हिच स्पेंड्स मोर टाइम इन द विसिनिटी ऑफ न्यूक्लियस इन कंपेरिजन टू डी ऑर्बिटल। लेकिन अब पी और डी में कंपेयर करें तो पी का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज्यादा देर तक रहता है डी ऑर्बिटल की अपेक्षा। डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास कम देर तक रहता है। इन अदर कि फॉर ए गिवन सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द ZeF एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज विथ इंक्रीज ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बढ़ाते जाएंगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घटता जाएगा। दैट इज द यस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन विल बी मोर टाइटली बाउंड। अभी आपने देखा था कि यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में बंधे हुए थे टू द न्यूक्लियस, देन पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल थोड़ा दूरी पर था, तो आगे फिर इलेक्ट्रॉन व्हिच इन टर्न्स विल बी बेटर टाइटली बाउंड देन द डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। डी वाले और दूर हो जाएंगे। तो इसमें कंपेयर करें यस पी डी में तो यस वाला न्यूक्लियस के ज्यादा पास रहेगा, पी वाला यस से थोड़ा कम, डी वाला पी से भी कम। तो अच्छे में बात करें तो यस जो है न्यूक्लियस के पास, पी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर, डी न्यूक्लियस से और दूर हो जाएगा। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यस ऑर्बिटल विल बी लोअर। जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की यस ऑर्बिटल की वो लोअर होगी। क्यों लोअर होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में रहेगा, इसलिए उसकी एनर्जी लोअर रहेगी। और जो न्यूक्लियस के पास में रहेगा वो उतना ही ज्यादा निगेटिव होगा। तो यस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत लोअर होती है, मींस वो मोर निगेटिव होते हैं। किससे कंपेयर करेंगे, देन दैट ऑफ पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल की अपेक्षा, क्योंकि पी का इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस से दूर रहता है। इलेक्ट्रॉन व्हिच विल हैव लेस एनर्जी, यस की अपेक्षा इसकी एनर्जी थोड़ा लेस होगी, देन दैट ऑफ डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। अब बात करें तो पी ऑर्बिटल की एनर्जी
डी से कम होगी। ठीक है, तो इस तरह से यस पी डी में कंपेयर करें तो यस की एनर्जी सबसे कम क्योंकि वो न्यूक्लियस के पास सबसे ज़्यादा, फिर पी की कम क्योंकि वो जो है न्यूक्लियस के पास है। तो अब डी और पी में कंपेयर करें तो पी की एनर्जी कम हो जाएगी, डी की थोड़ा ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से एस पी डी में आपने देख लिया। और ये सब का कारण क्या है कि कौन न्यूक्लियस के पास है, कौन न्यूक्लियस से दूर है। तो इस लाइन को क्लियर करने के लिए इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सिंस द एक्सटेंट ऑफ शील्डिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस इज डिफरेंट फॉर इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल। न्यूक्लियस से जो शील्डिंग है अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए, जो अलग अलग ऑर्बिटल हैं उन सब के लिए डिफरेंट आ रहा है। इट लीड टू द स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल, जिससे एनर्जी लेवल स्प्लिट कर जाएगा विद इन द सेम सेल। उसी सेल में एनर्जी लेवल अलग अलग हो जाएगी फॉर सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के लिए। दैट इज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है एज मेंशन्ड अर्लियर, जैसा कि पहले बताया गया है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ एन एंड यल। इसकी वैल्यू दो चीजों पर डिपेंड करती है, एन माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यल माने एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये जो है सेल को बताएगा कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन है, और ये बताता है कि किस सब सेल में इलेक्ट्रॉन है। इन दो बातों पर एनर्जी डिपेंड करती है। मैथमेटिकली द डिपेंडेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल ऑन एन एंड यल आर क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। मैथमेटिकली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है इस तरह से, बट वन सिंपलर रूल इज दैट, इसके लिए एक सिंपल रूल बनाया गया है, वो ये है कि क्या, द लोअर द वैल्यू ऑफ एन प्लस यल फॉर एन ऑर्बिटल, अगर एन और यल की वैल्यू आप कैलकुलेट करें और वो वैल्यू क्या आए, लोअर आए फॉर एन ऑर्बिटल, किसी ऑर्बिटल के लिए, तो द लोअर इज इट्स एनर्जी, तो उसकी एनर्जी लोअर मानी जाएगी। क्लियर? अभी हम आपको इसको दिखा रहे हैं कि एक वैल्यू मैंने निकाला एन प्लस यल की, जो वैल्यू क्या आ रही है, लोअर आ रही है, तो उसकी एनर्जी भी लोअर। फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी। ये देख भी लीजिए आप, जैसे एन और यल, एन और यल यहां पर 2s है, तो 2s के लिए एन आया 2 और यल की वैल्यू यस में 0। अगर यस में है तो यल की वैल्यू 0, तो 2 प्लस 0, तो यहां क्या आ गया, 2 आ गया। ऐसे 3s के लिए बात करें तो 3s में n की वैल्यू यहां पर क्या है 3 और यल की वैल्यू क्या है 0, तो 3s के लिए बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू यहां 3 है और यल की वैल्यू 0 है, तो 3 प्लस 0 तो क्या आ गया 3, मीन्स यहां पर 2s की एनर्जी जो है वो 2s की एनर्जी कम आ रही है, क्योंकि n और यल की वैल्यू क्या है, कम आ रही है। और ऐसे यहाँ n और यल की वैल्यू जो है 3s के लिए आप देख रहे हैं कि 3s के लिए इसकी वैल्यू 3 आ रही है, जो कि क्या है 2 से ज़्यादा है, तो इसलिए 3s की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो क्लियर हो गया कि n प्लस यल से कैसे हम लोग एनर्जी इनका निकालते हैं। तो द लोअर वैल्यू ऑफ n प्लस यल फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी। अगर n प्लस यल की वैल्यू लो आए तो उसकी एनर्जी लोअर माना गया। इफ 2 ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस यल, अगर 2 ऑर्बिटल है उनकी वैल्यू सेम आ जाए n प्लस यल की, तब क्या होगा, तब कैसे कंपेयर करेंगे, तो द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। तब इस तरह से उसकी जिसकी n जो आ रही है वो कम आए तो उसको मानेंगे। इसको भी देख लीजिए एग्जाम्पल से। अब आपको पता करना है कि इसमें किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। आप बता सकते हैं कि इसमें किसकी एनर्जी कम है किसकी ज़्यादा है, n प्लस यल रूल से बताइए ना। n प्लस यल रूल लगाते हैं, देखिए इसका n की वैल्यू यहाँ 2 हो गई, n की वैल्यू 2 हो गई और यल की वैल्यू ये n हो गया और ये यल हो गया, तो n की वैल्यू 2 हो गई और यल की वैल्यू p में हो तो क्या होता है 1, तो इस तरह से 2 प्लस 1 इक्वल 3 आ गया। यहां पर देखिए n की वैल्यू ये 3 है और ये यल की वैल्यू यस के लिए आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा 3 प्लस यल, जब यस है तो 0 आ जाएगा, तो 3 प्लस 0 मीन्स 3 आ गया। ठीक है, तो इसका भी 3 है और इसका भी 3 है। ये इस केस में अब क्या किया जाए, इसमें तो n प्लस यल की वैल्यू सेम आ गई, तो इसमें क्या रूल बताता है
कि तब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका देखेंगे। इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 आ रहा है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 आ रहा है, तो हम लोग इसका देखेंगे 2 वाले का। तो इस तरह से 2 वाले का इसका कम हो जाएगा, भले ही इसका 3 आ रहा है n प्लस एल का, भले ही इसका 3 आ रहा है n प्लस एल का, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका 2 तो है, तो इसलिए इसकी एनर्जी कम मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के पास जो होता है उसकी एनर्जी कम और न्यूक्लियस से जो दूर होता है उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये 3 सेल की बात कर रहा है, ये 2 सेल की बात कर रहा है, इसलिए इसकी 2p की एनर्जी कम मान ली जाएगी। तो इस तरह से ये रूल आप समझ गए होंगे। एक बार हम इसको जो है और बता देते हैं। द लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल फॉर एन ऑर्बिटल द लोअर इज इट्स एनर्जी। ये हम दिखा चुके हैं आपको कि जिसका n प्लस एल की वैल्यू लो आए उसकी एनर्जी लो मान लीजिएगा। इफ 2 ऑर्बिटल हैव द सेम वैल्यू ऑफ n प्लस एल, अभी मैंने दिखाया कि 2 के लिए सेम वैल्यू आ गई थी 3, तो द ऑर्बिटल विथ लोअर वैल्यू ऑफ n विल हैव द लोअर एनर्जी। तो जिसमें n की वैल्यू कम हो उसका लो मान लेंगे। तो इसमें 2p का जो है कम आ रहा था, तो इसलिए उसको 2p वाले को लोअर एनर्जी वाला मान लिया गया। इस तरह से ये रूल आपको समझ में आ गया होगा। ये आगे एक टेबल में दिखाया भी गया है। द n प्लस एल रूल इस फिगर में आगे आ रहा है। द एनर्जी लेवल ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम इट मे बी नोटेड दैट डिफरेंट सबसेल ऑफ ए पर्टिकुलर सेल हैव डिफरेंट एनर्जीज। किसी सेल में जो सबसेल होते हैं उन सब की एनर्जी अलग अलग होती। इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम हाउएवर इन हाइड्रोजन एटम दीज हैव द सेम एनर्जी। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के लिए ये डिफरेंट आएगी और हाइड्रोजन के लिए सेम आएगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो पहले ही सेल में हो जाएगा, तो इसलिए सेम एनर्जी आएगी। लास्टली इट मे बी मेंशन्ड हियर, यहाँ पर ये बताया गया है कि एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल, जो है यहाँ पर जो सेम सबसेल की बात हो रही है, डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो अभी आपको बताया गया कि अगर सबसेल उसका सेम है, आप देख रहे हैं, और ये यहाँ पर ये इसका पहली सेल हो गया, यहाँ पर ये इसका दूसरी सेल हो गया, लेकिन इसका एटॉमिक नंबर 3 है और इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में क्या होता है कि उसकी एनर्जी डिक्रीज कर जाती है। ये कैसे? आप यहाँ देख रहे हैं 3Li है, तो 3Li को कैसे लिख सकते हैं? 1s2 2s1, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है तो 2 ये और 1 ये, 3 इलेक्ट्रॉन इसका भी हो गया। ऐसे सोडियम का 11 है तो इसको 2 2 6 1, देखिए 11 हो गया। ये आप रूल है, आगे पढ़ाएंगे। 1s2 2s2 2p6 3s1 11 हो गया। अब आप कंपेयर करिए, ये पहली सेल, ये इसकी पहली सेल, ये इसकी दूसरी सेल। ओके, तो इस तरह से ये इसकी दूसरी सेल है, इसकी एनर्जी ज़्यादा है और इसकी एनर्जी कम है। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ने से भले ही सेम सेल हो लेकिन उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। ये यहाँ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे। एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो इसको नीचे की ओर खींच लेंगे, जिससे इसका पावर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और इसके ऊपर से यहाँ ये और इलेक्ट्रॉन भी हैं, ठीक है, तो इस पर इधर की ओर पावर ज़्यादा लगेगा, जिससे इसकी एनर्जी डाउन हो जाएगी। तो इस बात को फिर से क्लियर कर लीजिए। एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द सेम सबसेल डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ में आप देख रहे हैं कि सेम सबसेल में है तब भी एनर्जी उसकी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने समझाया है वही चीज यहां पर दिखाया गया है। क्या चीज? एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर। हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसलिए कहा गया कि 2s का इसका एनर्जी ज्यादा होगा, इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। लिथियम की एनर्जी की अपेक्षा हाइड्रोजन का ज़्यादा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और लिथियम का 3 है। तो देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ने से डिक्रीज तो होता है, तो इसलिए लिथियम का 2s कम हो गया, जबकि सोडियम का 2s एंड दैट ऑफ लिथियम इज ग्रेटर। अब सोडियम और लिथियम में कंपेयर करें तो लिथियम का ग्रेटर हो जाएगा देन दैट ऑफ सोडियम। सोडियम की अपेक्षा लिथियम का ग्रेटर हो जाएगा एंड सो ऑन, माने ऐसे कहते जाइए। तो इसी को शॉर्ट में लिख दिया गया कि E2SH
माने एनर्जी H के लिए 2s का ज़्यादा होगा और एनर्जी 2s का Li के लिए भले ही 2s है लेकिन Li के लिए कम होगा। और इस तरह से यहाँ पर फिर सोडियम की बात करें, अगर सोडियम का और लिथियम में कंपेयर करेंगे तब तो लिथियम का ज़्यादा आएगा और सोडियम का कम आएगा। ऐसे पोटेशियम और सोडियम में बात करें तो पोटेशियम का कम आएगा और सोडियम की एनर्जी ज़्यादा आएगा। अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल विथ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल। आपको n+l रूल को ध्यान में रखना है और फिर ऑर्बिटल का अरेंजमेंट करना है। मैं आपको ट्रिक बताता हूं, उसी हिसाब से करिएगा इसको। देखिए ऑर्बिटल हमारे पास 1s की आपको एनर्जी निकालना है, तो 1s की निकालना है तो 1 का सीधा 1 रख दीजिए और s के जगह पर 0, क्योंकि आपको पता है कि जो वैल्यू होती है l की वो सबके लिए अलग अलग आती है। जैसे यहाँ पर बात करें तो l इक्वल 0 1 2 3, l इक्वल 0 1 2 3 ये फार्मूला लगाना है। अगर यहाँ पर s है तो 0, यहाँ पर P है तो 1, D है तो 2 और F है तो 3, S P D F 0 1 2 3 यही फार्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, सबका निकल आएगा। तो ये जो है क्लियर करते हैं। इसमें आप देखिए 1s के लिए 1 हो गया और L की वैल्यू यहाँ पर S है तो 0, तो 1 + 0 तो 1 आया, माने सबसे कम एनर्जी वाला n+l के हिसाब से 1 ये हो गया। 2s की बात करें तो ये 2 हो गया, 2 का 2 हो गया, यस है तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 2 आ गया, माने अब ये दूसरे नंबर पर रहेगा। ऐसे 2p की बात करें तो 2 का 2 हो जाएगा, p के जगह पर 1 हो जाएगा क्योंकि l की वैल्यू 1 आती है, तो 2 + 1 3 आ गया। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है कि 2p n = हैज़ लोअर एनर्जी दैन, क्यों? क्योंकि देखिए 3 इसके लिए भी आ रहा है, ये इसके लिए भी देखिए 3s की बात करें, आपसे कोई पूछे 2p या 3s में से किसकी एनर्जी कम या किसकी ज़्यादा है तो आप n+l लगाइए, तो इसका 3 का 3 हो जाएगा, यस का यहाँ 0 हो जाएगा, तो 3 + 0 क्या आएगा वैल्यू 3 आई। तो देखिए 2p के लिए भी 3 आई और 3s के लिए भी 3 आई। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसकी एनर्जी लोअर होगी, तो आपको बताया गया n+l रूल में कि तब आप इसके हिसाब से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से रखेंगे। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका क्या है, n = 2 है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। और इसका n = 3 आ रहा है, ठीक है, तो इसकी हाई हो जाएगी। तो n = 2 हैज़ लोअर एनर्जी देन n = 3, ये क्लियर हो गया। अब आप इसमें अगला देखिए 3p के लिए, 3p तो 3p का 3 यहाँ हो जाएगा, l की वैल्यू p के लिए 1 आती है, तो 3 + 1 यहाँ 4 हो गया। अब ये 3p n = 3 हैज़ लोअर एनर्जी दैन, अब ये क्यों, यहाँ देखिए 3p का वैल्यू क्या आया है, यहाँ देखिए 3p का 4 आया है और 4 आया, और ऐसे ही अगले का देखिए 4 आ रहा है, 4s का भी, इसका 4 का 4 हो जाएगा। और ये चूंकि यहाँ पर जो है यस में है इसलिए 0 ले लिया गया, तो 4 + 0 4 आ गई वैल्यू। अब इसका भी 4 इसका भी 4, तो किसका कम बोलेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हिसाब से इसका 3 आ रहा है तो इसलिए इसकी लोअर वैल्यू हो जाएगी। ऐसे अगला देखिए 3d का, 3d में तो 3 का 3 हो गया और d के जगह पर 2 आ गया, तो 3 + 2 5 हो गया यहाँ पर, ओके। ऐसे देखिए 4p के लिए, तो इसका 4 का 4 हो गया, p के जगह 1 हो गया, इसका भी 5 आ गया। अब क्या करें इसमें कौन सा, तो इसमें फिर वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखेंगे, तो इसका 3d आ रहा है, तो n = यहाँ 3 आ रहा है इसलिए इसकी एनर्जी लोअर हो जाएगी, यहाँ n = 4 आ रहा है इसकी एनर्जी हाई हो जाएगी। तो इस तरह से ये टॉपिक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी, हमने इसमें बहुत मेहनत किया है। आप वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा, ओके। और इसको 2-3 बार देखिएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। बहुत बड़ी टॉपिक थी, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थी। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका हम आपको जवाब देंगे और फिर से समझा देंगे, ओके।